चलिए, सो व्हाट आर रिजिड बॉडीज, कोई बताना चाहेगा व्हाट आर रिजिड बॉडीज? अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अभी समझो मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, करेक्ट, मान लो आपके पास पेपर है, इस पेपर है रिजिड बॉडी, क्योंकि देखो इसमें जो मॉलिक्यूल, जब आप उसमें फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कि मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपने उसको फोल्ड कर दिया पेपर को, ऐसे एक बॉल बना दिया पेपर को, तो अभी देखो पहले जो मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे स्प्रेड आउट थे, अभी वो जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे हो गए, अभी वो मॉलिक्यूल्स ऐसे हो गए, तो उसको हम फिर एक रिजिड बॉडी की तरह नहीं कंसीडर करेंगे, करेक्ट। या अगर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से हिल रहे हैं, ठीक है, अपने अगर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से स्लाइटली हिल रहे हैं, तो हम फिर उसको रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या रिजिड बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, डू रिजिड बॉडीज एग्जिस्ट, या समझा ना आपको, इनके मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तुमने ऐसा फोर्स लगाया, ऐसा फोर्स लगाया, इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या रिजिड बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, यस और नो? ये तो कुछ बोल रहे थे, यस, तो दे डोंट एग्जिस्ट एक्चुअली। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि रिजिड बॉडी अगर होगी तो उसका यंग्स मॉडुलस जो है ना, फिर कितना होगा मालूम है आपको? फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, उसका जो यंग्स मॉडुलस है, इट शुड बी हाउ मच, जीरो या इंफिनिटी? यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस इज एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। तो अगर मान लो मैं डेल्टा एल को जीरो लिख दूं, रिजिड बॉडी का मतलब क्या हुआ, उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज नहीं होने चाहिए, तो मतलब जब आप एक रॉड में फोर्स लगा रहे होगे, ये रिजिड बॉडी में यहाँ पे फोर्स लगा रहे होगे, तो व्हाट शुड हैव हैपेंड, ये जो ये जो है ना, दिस शुड नॉट हैव शोन सम इलोंगेशन, इलोंगेशन तो भाई तभी दिखाएगा जब इसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरा डेल्टा एल ये टर्म जीरो हो गया, डेल्टा एल टर्म जीरो हो गया, तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस आ जाएगा इनफाइनाइट। तो फॉर अ रिजिड बॉडी यंग्स मॉडुलस इज ऑलवेज इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, फॉर मतलब फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या अज्यूम करेंगे, कोई भी बॉडी जिसका यंग्स मॉडुलस क्वाइट हाई है, जैसे स्टील, आयरन, जो जितने भी मेटल्स हैं आपके एंड ऑल दैट, कोई भी बॉडी जिसका यंग्स मॉडुलस क्वाइट हाई है, उसको हम एक रिजिड बॉडी पे कंसीडर कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एनी बॉडी विद स्लाइटली लेस देन, मतलब स्लाइटली लेस देन तो नहीं, बट या any body which is having a very high value of Young's modulus can be approximated as a rigid body, ठीक है। any body having what, any body having Young's modulus infinite, या any infinity तो possible नहीं, any body having Young's modulus very large can be approximated as a rigid body। तो इतनी बात समझ में आई। In our previous lectures we have made some comparison, हमने क्या comparison किया था, हमने कंपैरिजन की थी रोटेशनल वेरिएबल्स की और ट्रांसलेशनल वेरिएबल्स की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रोटेशनल, यहाँ पे ट्रांसलेशनल के वेरिएबल्स लिखे थे और यहाँ पे रोटेशनल, और इसकी जो कहानी है ना वो एकदम एक जैसे ही चलती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, ट्रांसलेशनल के पास क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट, इसके पास क्या रहता है, एंगल रहता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट को आप डेल्टा एक्स बोलते हो, एंगल को आप डेल्टा थीटा बोलते हो, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी।
this was angular velocity, this was linear velocity. ठीक है, इस तरह एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन पर डेल्टा v बाई डेल्टा t हुआ, मतलब वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम, ये तो मालूम ही होगा डेफिनेशन एक्सीलरेशन का। तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा कितना हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी रहने वाला ओमेगा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट, एंगुलर एक्सीलरेशन व्हिच इज अल्फा व्हिच इज इक्वल टू, ठीक है ना बच्चों, इतना तो बात क्लियर। अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर, करेक्ट करेक्ट। तो ये इस टेबल को मत भूलना कभी भी, इसके आगे हम और भी चीजें ऐड करते रहेंगे इस टेबल में। चलो, तो अब बच्चों यहाँ पर जो फोर्स होता है, देखो ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स क्या करता है, कौन बताएगा। देखो ट्रांसलेशन में जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो वो मूव करता है, मूव करता है कि नहीं, इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये कैसा भी मोशन है, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, दैट काइंड ऑफ मोशन विल टेक प्लेस, ठीक है। तो कोई भी मोशन अगर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो फोर्स लगने की वजह से ही तो हो रहा है। कोई भी मोशन अगर हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, वो जो है वो फोर्स लगने की वजह से ही तो हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों, हो रहा है कि नहीं, करेक्ट। तो फोर्स की वजह से ट्रांसलेशन होगा, या फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो ट्रांसलेशन पहले हो रहा था, जिसमें कुछ मोशन था ऑलरेडी, वो रुक जाएगा, करेक्ट। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट इज motion is produced or a moving object stops ठीक है। तो फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, मोशन प्रोड्यूस होगा या फिर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो इट विल स्टॉप, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो अब देखो, अब हमें यहाँ पर रोटेशनल में इस फोर्स का एक एनालॉगस चीज चाहिए, करेक्ट। जैसे यहाँ पर एनालॉगस वेलोसिटी का एनालॉगस क्या था, ओमेगा था, डिस्प्लेसमेंट का एनालॉगस क्या था, डेल्टा थीटा था। तो यहाँ पर ये जो रोटेशनल में फोर्स का एनालॉगस है इसको हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। एंड टॉर्क का इफेक्ट क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस टॉर्क, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ दिस टॉर्क बच्चों, तो वो मूविंग होता है ना। यस। तो यहाँ पे क्या होता है, मोशन, हाँ क्या बोले थे श्रेयान आप, तो टॉर्क की वजह से क्या होता है, टॉर्क की वजह से रोटेशन इज प्रोड्यूस। देखो फोर्स की वजह से क्या हो रहा था, ट्रांसलेशनल मोशन वाज प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या होगा, रोटेशनल मोशन विल प्रोड्यूस। टॉर्क क्या करे, किसी भी चीज को गोल गोल घुमा देगा, ठीक है। टॉर्क की वजह से रोटेशनल मोशन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। समझी बात सब बच्चों को, ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे टॉर्क एक्चुअली में होता क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कि फोर्स की वजह से देखो क्या हो रहा था, अगर एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है तो फोर्स की वजह से जो ब्लॉक था, दिस ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक, इस फोर्स की वजह से, यहाँ पर टॉर्क की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पे कोई रॉड है समथिंग लाइक दैट, इस रॉड में क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो यहाँ पर अगर ये इस रॉड को, इफ प्रोवाइडेड दिस रॉड इज फिक्स्ड एट दिस पॉइंट, so this will start rotating like this. So that's the difference between torque and this force.
ठीक है, तो जब भी कोई चीज रोटेट कर रही है तो रोटेट क्यों करती है? वो टॉर्क की वजह से रोटेट करती है। समझ रहे हो? अगर किसी चीज में कुछ रोटेशन हो रहा होगा तो रोटेशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा होगा? वो रोटेशन टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है कि नहीं? Just like force is what? Force is a scalar quantity. I'm really sorry. Force is a vector quantity. Okay, उस तरह torque is also a एक वेक्टर क्वांटिटी है। और कैसा क्वांटिटी है बच्चों? ये डायरेक्शन डिपेंडेंट कैसे होगा बताएंगे? टॉर्क, हाँ बताऊं, पहले हम लोग सब समझेंगे टॉर्क में कहाँ पे डायरेक्शन है, मतलब कैसे डायरेक्शन है देखेंगे हम, ठीक है इसको। तो देखो किसी भी चीज को आपको अगर रोटेट करना है, बहुत एक सिंपल से आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके घर का दरवाजा आप खोलते हो हमेशा, ठीक है, तो अभी हम यहाँ से टॉर्क पढ़ना समझना और स्टार्ट करना, ठीक है। तो अभी आपके घर का एक दरवाजा है, दिस इज डोर ऑफ योर होम, ये आपके घर का एक डोर है। चलिए, तो जब आपके घर का ये समझो ये आपके घर का दरवाजा है, इसको खोल, अगर तुम्हें खोलने अपने घर के दरवाजे को तो कैसे खोलोगे? फोर्स कैसे लगाने वाले हो? फोर्स तो तुम ऐसे लगाओगे ना, यस। ठीक है, फोर्स तुम ऐसे लगाओगे। ओके, नाउ ये हमारा हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हो गया मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे दरवाजा ऐसे घूमेगा लाइक दैट। अब आपको क्या लगता है, अगर सपोज तुम इस पॉइंट पे फोर्स लगा, इस दरवाजे को खोलने के लिए तुम अगर इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो और लेट्स से तुम इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, कहाँ पे तुम्हें लगता है फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, बताओ कहाँ पे तुम्हें लगता है फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? ए ए से। पॉइंट पे या बी पॉइंट पे? हिंज के हिंज। पास से जब तुम अपना फोर्स लगाते हो तो तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ये हिंज एकदम एंड में तुम फोर्स लगाते हो तब तुम्हारा मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। जल्दी से बताओ। सर बी बी की जगह पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना? यस, तो बी की जगह पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब दैट मींस व्हाट, अब तुम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों? वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यू माइट बी हैविंग ओवर हियर। व्हाट इज दैट? नहीं, ए पे ज्यादा फोर्स नहीं है, ए पे कम। कभी दरवाजा खोल के देखना आप, हिंज के पास से जब तुम इसको खोलने की कोशिश करते हो ना तो ज्यादा फोर्स लगता है एज कम्पेयर टू एंड, मतलब एज। ये अगर एज हो गया, एंड से तुम उसको खोल रहे हो और हिंज के पास से खोल रहे हो, तो हिंज के पास तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना? चलो, तो ठीक है ना? यस नो कुछ बोलिए बच्चों, यस यस सर। ना? ओके, वेरी गुड। तो हमें तो बार बार बोल रहे हो। तो पॉइंट इज कि यहाँ पर दो चीजों पे आप एक ऑब्जर्वेशन अगर करोगे तो फाइंड इट कि फोर्स जो है मतलब इस दरवाजे को खोलने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो तुम्हारा फोर्स कितना है, एक तो फोर्स पर डिपेंड करेगा दरवाजे का खोलना, और दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज क्या डिपेंड करता है यहाँ पर? सर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज। यस, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। इस पर भी आपका ये जो रोटेशनल मोशन है किन दो चीजों पे डिपेंड करे? एक तो भाई फोर्स पे डिपेंड करेगा, मैं फोर्स कम है ज्यादा है, कितना है फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड अच्छा खासा होना चाहिए। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मेरा रोटेशन का एक्सिस है, ये जो है मेरा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, also depends on axis of। तो ये बात समझ में आई क्या बच्चों आप सबको? कौन सी दो चीजों पे डिपेंड करेगा? फोर्स पे डिपेंड करेगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके, तो अब हम लोग इसका इक्वेशन देखते हैं मैथमेटिकली। तो अब पॉइंट इज व्हाट, ये मेरा एक्सिस है,
जैसे देखो यहाँ पर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था, ठीक है। और मान लेते हैं हम यहाँ पे एक वेक्टर को, इसको मान लेते हैं एक वेक्टर, मान लो यहाँ पे एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, मान लो तुम फोर्स यहाँ पे लगा रहे हो ना, तो दिस इज अनदर वेक्टर ओवर हियर, ठीक है। तो ये एक वेक्टर देखो, तो जब तुम दरवाजा खोल रहे होगे तो भाई यही वेक्टर तो तुम्हारा रोटेट हो रहा होगा, है कि नहीं है। जब तुम दरवाजे को खोल रहे होगे तो कौन सा वेक्टर रोटेट हो रहा होगा, यही वाला वेक्टर तो रोटेट हो रहा होगा। तुम्हारा फोर्स हो गया, सॉरी ये हो गया तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, मान लो आर, वेक्टर आर, ठीक है। और इस पे तुम अभी फोर्स लगा रहे हो ऐसे, तो जब तुम इस पे फोर्स लगाओगे तो तुम्हें नहीं लगता ये जो आर है ये कुछ ऐसे रोटेट हो जाएगा, करेक्ट। तो तुमने बेसिकली क्या कर दिया, एक आर लेंथ के वेक्टर को रोटेट करा दिया, रोटेट करा दिया कि नहीं करा दिया, यस नो समथिंग, करा दिया ना बच्चों, Yes, sir. ना। तो बच्चों यहाँ पर हमने मेरा जो जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज गोइंग टू रोटेट लाइक दिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये मेरा ऐसे कुछ तो rotate होगा, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गोइंग टू रोटेट लाइक दिस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे टॉर्क को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टॉर्क का पहले हम इक्वेशन देखते हैं, देन विल सी हाउ वी काइंड ऑफ कैलकुलेट इट। टॉर्क इज गिवन बाय r क्रॉस is given by what, r क्रॉस f, ठीक है। ठीक, तो अब यहाँ पे बताओ जरा, अगर r ये है f ये है, तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ दिस टॉर्क, टॉर्क मैंने बताया था वेक्टर है, तो यहाँ से जल्दी से बताइए कितना होगा एंगल टॉर्क का, जल्दी से बताइए टॉर्क का एंगल कितना होगा। यहाँ पे आपको राइट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड मत ले लेना, ठीक है। दिस शुड बी योर राइट हैंड। तो आर ऐसा है, एफ ऐसा है ना, तो समझो मेरे पास आर यहाँ पर ऐसा है, आर इज ओवर हियर, एफ कैसा है, एफ इज ओवर हियर लाइक दिस, ठीक है। आर मेरा ऐसा है, एफ ऐसा है, तो आर क्रॉस एफ जरा राइट हैंड से करो, सी यूज दिस सेम रूल, यूज दिस रूल, राइट हैंड से यू शुड बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है। और when you curl your finger thumb will give you the direction of torque। तो यहाँ पर देखो जब r क्रॉस f करोगे तुम तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, सर मतलब चारों फिंगर्स आर की तरफ होने चाहिए हाँ और चारों फिंगर्स r की तरफ होने चाहिए, एंड व्हेन यू रोटेट द फिंगर्स शुड रोटेट टुवर्ड्स f एज शोन इन दिस फिगर। जैसे यहाँ पर देखो r की तरफ आप ले सकते हो अपने दिस थिंग, और फिर अभी अभी देखो ये जो सर मेरा फिर थंब क्या f करें? ऑलमोस्ट यहाँ पर है ना, तो एफ आर क्रॉस एफ, तो इसको पूरा कैसे रोटेट करोगे जब तुम, सर तो थंब टॉर्क की तरफ जाएंगे। या सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। ये अगर मान लो मेरा आर है, ये मेरा फोर्स है, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो यहाँ पर थंब का डायरेक्शन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। समझ में आ रही बात, तो दिस इज हाउ टॉर्क का डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। और एक्चुअली में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ही एक्चुअली एंगुलर एक्सिलरेशन का भी डायरेक्शन यही है, अल्फा का भी डायरेक्शन यही है ना, है कि नहीं है। अल्फा ऑल्सो हैज द सेम डायरेक्शन, टॉर्क ऑल्सो हैज द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, यस। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े कि नहीं, यस सर। चलो तो ये हो गया मेरा आर क्रॉस एफ, ठीक है। चलो
तो यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन अगर मुझे बनाना है तो it will be this. सर आर क्या है यहाँ पे, रेडियस वेक्टर है क्या? हाँ, आर इज अ रेडियस वेक्टर जो कि घूम रहा है, ठीक। जैसे ओके अगर सर। मान लो तुमने यहाँ पे इसमें फोर्स ऐसे लगाया तो ये रेडियस वेक्टर ही होगा जो ऐसे से गोल गोल घूमेगा, तो ये है वो आर रेडियस वेक्टर। ये मैंने प्लेन में बनाया बट आप ऐसा ऊपर से देखोगे तो तुम्हें ये रेडियस वेक्टर ऐसे गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देगा। ओके, चलो तो अब देखो एक दूसरी चीज। अब पॉइंट इज, अगर मान लो मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया, अब ये जो रेडियस वेक्टर है मेरे पास, इस रेडियस वेक्टर पर फोर्स अगर मान लो मैंने ऐसे लगा दिया, कैसे लगा दिया, ऐसा कुछ तो फोर्स लगा दिया, तो क्या ये इसको घुमा पाएगा? तो थोड़ा और अच्छा फोर्स बनाते हैं, सर ऐसे ये लगा। रेडियस वेक्टर है ना? हाँ, ये रेडियस वेक्टर है, तो मैंने फोर्स अभी ऐसे लगा दिया, तो बताओ क्या ये फोर्स इस रेडियस वेक्टर को घुमा पाएगा? नो सर। नहीं घुमा पाएगा। हाँ नहीं ना सर। चलो देखते हैं। अभी देखो इस फोर्स और इस रेडियस वेक्टर, फोर्स और इस रेडियस वेक्टर के बीच में व्हाट इज द एंगल? दिस इज द एंगल। ये एंगल होगा कि नहीं होगा? ये एंगल होगा कि नहीं होगा? होगा ना बच्चों, से समथिंग आप लोग तो एकदम यस सर। ओके। सर तो अभी देखो यहाँ पर इस फोर्स के हम इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट में? एक तो मेरा ये हो गया एक्स कंपोनेंट विच इज एफ ऑफ एक्स, और एक मेरा ये वाला कंपोनेंट हो गया एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। तो अब देखो, अगर कोई भी ऑब्वियस सी बात है, ये रेडियस वेक्टर इस पॉइंट पे फिक्स है रोटेट करने के लिए, तो अगर तुम फोर्स इसमें ऐसे लगाओगे इस रेडियस वेक्टर के अलोंग, तो क्या ये कभी रेडियस वेक्टर घूमेगा? बताइए, क्या ये रेडियस नो वेक्टर सर। कभी घूमेगा? नहीं नो सर। घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा? फोर्स तुम्हें ऐसे ना लगा के तुम्हें यहाँ पे फोर्स ऐसा लगाना पड़ेगा। सर वो एफ वाई के डायरेक्शन में ना? Yeah. Y के not necessary y. This force should be perpendicular to this radius vector. मतलब अगर जो मैं y लिख रहा हूँ बार बार, बट ये जो फोर्स है बेसिकली, ये जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा जो इस रेडियस वेक्टर को लग रहा होगा, वही इसको घुमा पाएगा। ठीक है ना, ये जो परपेंडिकुलर वाला फोर्स है यही इस रेडियस वेक्टर को घुमा पाएगा, अदरवाइज इसको नहीं घुमा, इसको यू कांट रोटेट इट। ठीक है, ठीक है कि नहीं? यस। ओके, तो ये परपेंडिकुलर वाला ही इस रेडियस वेक्टर को घुमा पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बच्चों यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर आपको नहीं लगता कि एफ वाई, ये जो कंपोनेंट मैंने यहाँ पे लिया, अगर मान लो मैं इसको एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और इसको वाई एक्सिस ले लेता हूँ, तो एक्स कंपोनेंट वाला जो फोर्स है इसकी वजह से यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, केवल वाई कंपोनेंट वाला जो फोर्स है यही इसको घुमा पाएगा। एक्स कंपोनेंट वाला जो फोर्स है उसकी वजह से कुछ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, तो एफ एक्स के यहाँ पे एफ कॉस थीटा है, एफ वाई जो है क्या है, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो क्या मैं इस टॉर्क को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ आर साइन थीटा? क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे? इस टॉर्क को हम ये लिख सकते हैं एफ आर साइन थीटा। सर वो आर साइन थीटा है ना? ये मैंने आपको क्या बोला, कौन ये जो यहाँ पे जो रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, ये कौन से कंपोनेंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा? इस
अ कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ना। हाँ सर। तो यहाँ पे कंपोनेंट दैट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस कौन सा है? ये है एफ साइन थीटा। यस सर। तो यही वाला कंपोनेंट यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा। एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट थोड़ी ना यहाँ पे रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया, कोई भी रेडियस है, यहाँ से आप ऐसे उसको ऐसे खींचो, तो क्या ये वाला फोर्स इसमें रोटेशन प्रोड्यूस कर पाएगा? बताओ क्या। इन कंक्लूजन सर परपेंडिकुलर फोर्स में ही सबसे ज्यादा रोटेशन हो सकता है ना। यस, इन कंक्लूजन सबसे ज्यादा रोटेशन परपेंडिकुलर फोर्स में ही हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े कि नहीं, कि यहीं पे टक के रहना है? ठीक है, ओके, ठीक है। समराइज दिस होल थिंग। तो दो तरीके से मोशन हो सकते हैं हमारे। कैसे कैसे दो तरीके से? फोर्स तुमने ऐसे लगाया, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर वाला फोर्स ले हो सकता है, यहाँ पे ये पैरेलल वाला पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, बट वी आर जस्ट कंसिडरिंग दिस force which is perpendicular to this axis and ये आपको ऐसे लग रहा होगा, ठीक। या फिर मेरा कोई मान लो कोई कोई चीज ऐसे है, मेरा एक्सिस यहाँ पर, इस एक्सिस के अबाउट यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, तो अभी मान लो ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन ही आर इसको देना है। यहाँ पे फोर्स तुम कैसे लगा सकते हो? यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे फोर्स अभी तुम्हें कैसे लगाना पड़ेगा? अगर तुम ऐसे फोर्स लगाओगे, नाउ इवन दिस फोर्स इज नॉट परपेंडिकुलर, देखो, लेकिन क्या यहाँ पे रोटेशन प्रोड्यूस होगा बच्चों? अगर मान लो तुम्हारा तुम्हारा प्लेन जो है वो ऐसा है और तुमने फोर्स अभी ऐसा लगा दे, तो यहाँ पे भी अगर मान लो हम बोल देते दिस पॉइंट इज फिक्स्ड एंड दिस पॉइंट, तो यहाँ पर स्टिल कुछ भी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे फोर्स कैसे लगाना है हमें अभी यहाँ पर? तो फोर्स कैसे लगाना है बच्चों हमें? फोर्स हमें कैसे लगाना है? फोर्स हमें कैसे लगाना है? फोर्स बच्चों कैसे लगाओगे इस प्लेन में? यस एनीवन? देखो, अगर आप ऐसे फोर्स लगाओगे, अभी यहाँ पर भी ये जो फोर्स है ये इस रेडियस को परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या इस फोर्स से भी रोटेशन प्रोड्यूस होगा? क्या इस फोर्स से भी रोटेशन प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा ना। यहाँ पर हमें इस प्लेन में जो फोर्स लगना चाहिए कैसे लगना चाहिए? इस रेडियस की प्लेन में लगना चाहिए। सो टॉर्क क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड रेडियस वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड रेडियस। फोर्स कैसे लगना चाहिए? फोर्स शुड बी एक्टिंग ऑन द plane of the radius vector, correct? Force should be acting on the plane of, so I'll just write down this point. X. Yeah. So the force should be in plane of रोटेशन की प्लेन में लगना चाहिए, करेक्ट? या इन द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ रेडियस वेक्टर। तो बच्चों यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ डाउट? तो have a look at this diagram, करेक्ट? यहाँ पे टॉर्क का आप डायरेक्शन देख सकते हो, टॉर्क का डायरेक्शन और एफ के की जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर है, ठीक है। और फोर्स जो हमें कैसे लगाना है? इट शुड बी परपेंडिकुलर, मतलब आर जिस भी प्लेन में रोटेट करने को फ्री है उसी प्लेन में आप एफ लगाओगे ना। अब ऑब्वियस सी बात है,
अब अगर आप इसमें और किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगोगे तो फिर रोटेशन होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप यहाँ पे फोर्स अगर ऐसे लगाओगे तो यहाँ पे भी इवन दो इट विल लुक लाइक दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो यहाँ पे भी आपका रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रोटेशन कभी पॉसिबल होगा जब प्लेन ऑफ जिस प्लेन में आर रोटेट करता है उस प्लेन में जब आप फोर्स लगाओगे तभी रोटेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलो तो आई होप आपने देखा रहेगा ये कैसा क्या है यहाँ पे। ये नेक्स्ट इज प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन और मुझे बताओ यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी आएगी। तो पहले मैं आपको सिंपल सिंपल, चलो एक मैं बता दूं आपको एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसके। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ पहले, देन विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम जब भी टॉर्क के क्वेश्चन करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल भी समझो एक पुली है मेरे पास। ठीक है, ठीक, अब पुली में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फोर्स आपका कैसा लग रहा होगा, ऐसा ही लग रहा होगा एफ, और ये आर हो गई। तो मान लेते हैं फोर्स इज 10 न्यूटन और आर को मान लेते हैं 0.2 मीटर्स। तो यहाँ पे देखो टॉर्क कितना हो गया, आर क्रॉस एफ। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इन दिस केस, रोटेशन हो जाएगा। प्लेन, पुली के प्लेन में हमें फोर्स लगाना है। ऑब्वियस सी बात है पुली में अगर आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो रोटेशन नहीं पॉसिबल है ना। पुली में रोटेशन तभी पॉसिबल है जब ऐसे इस रोटेशन के प्लेन में फोर्स लगाओगे। तो यहाँ पे रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 0.2 मीटर, फोर्स हो गया 10 न्यूटन। तो दिस कम्स आउट टू बी 2 न्यूटन मीटर। ठीक है, this torque comes out to be 2 Newton meters. Okay, what will be the direction of this torque in this case? देखो रेडियस का डायरेक्शन कैसा है, रेडियस का डायरेक्शन ऐसा है, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है। What will be the direction of torque, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, इनसाइड आउटसाइड कहाँ पर होगा। सर इनसाइड द स्क्रीन। इनसाइड, यस। तो टॉर्क इस केस में यहाँ पे इनसाइड लग रहा होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन। तो अगर आप इसको एक्स वाई जेड मान लेते हैं, मतलब आप ऐसे बोले तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो टॉर्क दिस इज माइनस के। ठीक है, अब देखो अब अब अगर मान लो मैं फोर्स यहाँ पर ऐसे लगाता हूँ, कैसे लगाता हूँ, अगर मैं फोर्स यहाँ पर ऐसे लगाता हूँ, ठीक है, तो इसकी वजह से टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस, अगेन आर क्रॉस अप कर दो, यहाँ पे आर कितना 0.2 मीटर्स, फोर्स इज 10 न्यूटन, तो कितना हो गया आर, आर क्रॉस अप। तो यहाँ पे भी देखो अंदर की तरफ लग रहा है टॉर्क, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यहाँ पर भी टॉर्क जो है आप इसका डायरेक्शन निकालोगे तो ये अंदर की तरफ आएगा। एंड अगेन दिस इज आल्सो हाउ मच, दिस इज आल्सो 2 न्यूटन पर मीटर। ठीक, तो अब देखो बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी विल ऐड दीज टू टॉर्क्स। क्यों क्यों हम ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों टॉर्क हमारे सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो टाउ 1 एंड टाउ 2, सो टाउ नेट जो होगा यहाँ पे दैट विल बी एक्चुअली टाउ 1 प्लस टाउ 2 व्हिच इज इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। समझ में आई बात कि नहीं। ठीक, ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ आई वुड हैव टेकन दो फोर्सेस ऐसे, कैसे, अगर मान लो मैंने फोर्सेस ऐसे ले लिए होते हैं, अभी तो ऐसे लिए थे ना, बट ऐसे ले लिए थे। तो अब देखो मान लेते हैं इसको 10 न्यूटन ले लिया होता, मैंने इसको 20 न्यूटन ले लिया होता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर एंड अगेन रेडियस इज अगेन 0.2 मीटर्स, तो इसको टाउ 1 यहाँ पे निकालेंगे, टाउ 2 यहाँ पे निकालेंगे, सो टाउ 1 विल बी आर क्रॉस एफ,
r क्रॉस f, r क्रॉस f अंदर की तरफ, तो दिस इज 0.2, दिस इज 2 न्यूटन मीटर, एंड अभी हमने देखा ये अंदर की, तो टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा, दिस इज हाउ मच माइनस k कैप, टाउ 2 कितना होगा, r क्रॉस f, यहाँ पे बाहर की तरफ होगा, ये हो गया प्लस के कैप, तो देखो ये माइनस के ये प्लस के है, तो यहाँ पर जब हम टाउ नेट निकालेंगे अभी, दिस विल बी हाउ मच, टाउ 1 प्लस टाउ 2, वेक्टर के फॉर्म में तो आप ऐसे लिखोगे इसको, लेकिन यहाँ पर दिस विल बी हाउ मच 2 के कैप न्यूटन मीटर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे किस टॉर्क की वजह से यहाँ पे रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा बच्चों, देखो यहाँ पे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इस वाले फोर्स की वजह से तो रोटेशन ऐसा हो रहा था, इस वाले फोर्स की वजह से रोटेशन ऐसा हो रहा था, लेकिन जीतेगा कौन सा, ये वाला फोर्स जीत जाएगा। ठीक है, तो इस पुली में रोटेशन जो है वो प्रोबेबली ऐसे ही हो रहा होगा। यहाँ पे देखो एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालो, तो टॉर्क के डायरेक्शन में आएगा हमेशा, करेक्ट, यहाँ पे टॉर्क तुम्हारा ऐसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, all these things will come in the direction of torque। समझ में आया, तो this is how we take the direction of torque and this is the importance of the direction of torque। आपको पता चलेगा एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पर होगा। ठीक है, ओके, समझ में आई बात कि नहीं, अभी आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ये बहुत ही सिंपल सा टॉर्क का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो देखो कैसा रहता है कि ये जो फोर्स है ना तुम्हारा, करेक्ट, इसका कौन सा कंपोनेंट हमें हमें रोटेशन प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, इसका ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट बेसिकली यहाँ पे रोटेशन प्रोवाइड कर रहा होगा परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, ये कंपोनेंट यहाँ पे रोटेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, तो इसका इस सर पॉइंट मैंने से भेजा है फिर से, क्या क्या आंसर भेजा है फिर से। भेजा है आपने, ओके लेट मी सी, और बच्चों ने भेजा है, यस श्रेयान आपका भी सही है, आर्यन का भी सही है, श्रेयान इसका करेक्ट करे, अभी सही आ रहे हैं, आर्यन आपका गुड। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा ना तो चलो, तो यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा होगा, यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा F1। अब देखो ये F1 की वैल्यू कितनी हो गई, इसका ये कंपोनेंट कितना हुआ, देखो ऐसा है, ये 30 है, ये 6 न्यूटन है, तो we just take this y component over here, तो y component over here will be कितना हो जाएगा बच्चों, this will be 6 न्यूटन, this is 6 cos 30, this is 6 sin 30 ना, 6 cos 30 6 sin 30, so 6 sin 30, 6 sin 30 is half which is equal to 3 newtons। तो यहाँ पे जो F1 है this is actually 3 newtons। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पे 3 into 8, तो दिस इज बेसिकली, यहाँ पे यूनिट जो है न्यूटन सेंटीमीटर लिखता हूँ, टॉर्क का यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यूटन सेंटीमीटर, वैसे न्यूटन इंटू मीटर होता है टॉर्क का यूनिट, जो ऐसा ही यूनिट जो होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है, बट दिस इज नॉट, अब ये वर्क, इसको जूल्स मत लिख देना, ये जूल्स नहीं है, न्यूटन इंटू मीटर जूल्स होता है, ये जूल्स नहीं है, ये टॉर्क है, टॉर्क इज अ डिफरेंट क्वांटिटी, दिस इज नॉट वर्क। जूल्स किसका यूनिट है, वर्क डन का यूनिट है। ठीक है, ये अगेन आई एम रिमाइंडिंग दिस इज नॉट वर्क डन, इसको हमने दूसरी तरीके से डिफाइन किया है। देखो वर्क डन स्केलर होता है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों में डिफरेंस समझने का कोशिश करो, करेक्ट, इवन दो डायमेंशनली टॉर्क एंड वर्क दे मे बी सेम बट दे आर नॉट
सेम फिजिकली, ठीक है। तो ये हो गया 3 into 8, तो दिस इज 24 न्यूटन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे भी आपको सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क लगाना पड़ेगा इसको खोलने के लिए ना। तो यहाँ पर कितना हो गया ये 4, तो 24 शुड बी इक्वल टू F इंटू 16, 16 is 0.16, F is 24 upon 0.16 into 100, ठीक है। कितना हो गया ये हो गया 24 divided by 16 is सर वो ठीक है, एरिया हाँ ठीक है, चलो इसको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा ना हमें, यस। तो इसको सेंटीमीटर में ले लोगे तो फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, यस यस यस। तो फिर इसको हम 60, इसको डायरेक्टली हम 16 ही लिख सकते हैं ना, यस। इसको 16 लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय 16 एंड दिस इज 1.5। तो देखो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़े वैसे वैसे फोर्स कम हो गया, जैसे जैसे आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे चेंज हो वैसे वैसे यहाँ पे फोर्स भी कम हो गया, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था टॉर्क डिपेंड्स ऑन 2 पैरामीटर्स, एक तो फोर्स कितना लगा रहे हो और एक्सिस से जो एक्सिस से ये फोर्स, मतलब एक्सिस कहाँ कहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पर है तुम्हारा, दो चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही ट्राई करो बच्चों। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिए। चलो बच्चों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर एक काम करो, इसको यहाँ पे हम टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3 एंड टॉर्क 4, ये 4 टॉर्क लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। तो अभी देखो यहाँ पे, तो अभी इस वाले फोर्स की वजह से व्हाट विल बी द डायरेक्शन, ठीक है। टॉर्क तो हम पहले टॉर्क 1 निकाल रहे हैं, करेक्ट। तो ये रेडियस हो गया मेरा, ये R1 हो गया और ये हो गया मेरा फोर्स है which is 10 न्यूटन्स, ठीक। तो ये मेरा रेडियस हो गया, ये मेरा दिस इज काइंड ऑफ फोर्स। सो R cross F is R cross, so this is basically it's going to be like this, ठीक है ना। तो यहाँ पे R cross F करो तो टॉर्क का डायरेक्शन एक्चुअली ऐसे आ रहा है। तो अगर हम मान लो X Y Z ऐसे लेते हैं, तो यहाँ पे टॉर्क कहाँ पे आ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, मतलब या बेसिकली इट इज, यहाँ पे ये X हो गया, Y हो गया, ये Z एक्चुअली ऐसे, बट ठीक है एनीवेज दिस इज ठीक है। चलो मैम हम इसको देखो कैसे, हाउ आई एम सॉल्विंग दिस। तो जो रेडियस है मेरा, देखो इसको एक दूसरी तरीके से भी आप लिख सकते हो। रेडियस को आप ऐसे लिख लो, रेडियस वेक्टर को आप लिख लो 4 ऑफ व्हाट, 4 ऑफ, ये 4 क्या हो जाएगा, अगर ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा k है या z है, ठीक है। तो रेडियस वेक्टर को आप लिख सकते हो और -4 j कैप ना, -4 सॉरी मैम सॉरी -4 i कैप, 4 i कैप है कि नहीं है बच्चों, 4 i कैप -4 i कैप है कि नहीं है, -4। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर इंस्टेड हम एंड में सीधा सीधा ले लेते हैं ना कि जो बट भी यहाँ पे थोड़ा ये टॉर्क टाउ का डायरेक्शन थोड़ा अजीब आ रहा है, इसलिए वो मैंने दिखाने के लिए किया, नेक्स्ट टाइम से हम उसको पूरा ही ले लेंगे, ठीक है। और फोर्स कितना है, फोर्स यहाँ पे 10 जे कैप न्यूटन्स। तो टॉर्क कितना हो गया, आर क्रॉस एफ डायरेक्टली कर दो इसको, कितना हो गया टॉर्क यहाँ पे, टॉर्क हो गया -40 आई क्रॉस, आई क्रॉस जे कितना होगा, आई क्रॉस जे कितना होता है, आई जे के ना, आई क्रॉस जे के, सो दिस -40, ठीक है। तो एक्चुअली दिस वाज आवर z एक्सिस ओनली, ठीक है।
आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको जैसा भी इजी पड़े। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको काइंड ऑफ ऐसे वेक्टर्स के तरह इसको ट्रीट करके वैसे वैसे सॉल्व कर लो। अब देखो इस टाउ टू निकालते हैं यहाँ पर। तो अब देखो टाउ टू के लिए क्या करना है हमें, अगेन दिस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ओके दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड this is my 20 newtons na. What is angle between r and this thing? What is angle between r and this? कितना एंगल है दोनों के बीच में? 150 डिग्री है। तो ये बेसिकली मेरा एक्स वाई प्लेन है ना, तो इसके अंदर जा रहे हैं तो माइनस जेड, इसके बाहर आ रहे हैं तो दिस थिंग। तभी हम डायरेक्ट ऐसे आई जे के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, बट मैंने आपको बताया ऐसे भी कर सकते हो इसको सॉल्व, ठीक है। तो अब जल्दी से बताओ, यहाँ पे आर क्रॉस एफ करो तो बाहर की तरफ आ रहे हैं, प्लस के की तरफ आ रहे हैं, आर क्रॉस एफ करोगे तो प्लस के की तरफ आ रही है। ये तो कितना हो गया, ये कितना हो गया? रेडियस इज हाउ मच? रेडियस इज 4 ना, रेडियस तो हो गया 4। सर हाँ बोलो। सर फर्स्ट वाला पेपर के अंदर कैसे जा रहा है, मुझे समझा नहीं। राइट हैंड रूल लगाओ यहाँ पे, राइट हैंड रूल लगाओ हाँ यहाँ सर, पे, आर क्रॉस एफ करके देखो, आर क्रॉस एफ, यूज दिस, आर क्रॉस एफ करके देखो यहाँ पर, ठीक है। सर तो मुझे ओरिजिन के उधर मतलब मैं समझा नहीं सर, इधर इधर कैसे मतलब ओ की तरफ पे क्या रखना है? आर देखो, ओके ठीक है, जस्ट ऑन माय वीडियो एंड शो इट टू यू। देखो यहाँ पर दिख रहा है मेरा वीडियो? यस सर। ओके, तो यहाँ पर देखो ये आर आपका नीचे की तरफ जा रहा है, फोर्स ऐसे जा रहा है ना, ऐसा ही तो है कुछ तो, फोर्स ऐसा है, आर ऐसा है, टेक दिस माय राइट हैंड, तो आर आर ऐसे लोगे तुम, यू हैव टू कीप योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ आर, आर क्रॉस एफ करो, देखो मेरी इस प्लेन से ऐसे आ रही है, मतलब मेरी तरफ आ रही है, दैट मीन्स व्हाट, इट विल बी आउटसाइड दिस प्लेन। सर और फर्स्ट वाला इनसाइड कैसे, एक बार दिखाएंगे क्या फर्स्ट? फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला कैसा है, आर इज लाइक दिस, एफ इज लाइक दिस, आर क्रॉस एफ देखो अंदर की तरफ जा रही है। अब ऐसे दो पेन ले लो, आर यू हैव टू जस्ट टेक योर फिंगर्स इन दिस डायरेक्शन, आर क्रॉस एफ, फोर्स की तरफ हमें पॉइंट करना, तो दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। आप ऐसे दो पेन लेके आप खुद भी ऐसा कर सकते हो। ओके सर, ओके। समझा ना अभी? यस सर। ओके, तो ये अभी इनसाइड द प्लेन होगा। अभी आई होप आपको समझ में आ गई ये बात है बच्चों, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, माइनस के हो जाएगा, तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा, यहाँ पर ये जो टॉर्क होगा दिस विल बी आर क्रॉस एफ विच इज इक्वल टू, आर कितना है, आर है मेरा यहाँ पे कितना दिया है, आर आर 4 दिया है ना, आर 4 दिया है, एफ कितना है, एफ कितना है, एफ इज 20 न्यूटन्स, तो बेसिकली इसको हम ऐसे लिख लेंगे, this can be written as rf sin theta, sin theta is angle between these two vectors ना, तो r is 4 centimeter, f is 20 newtons, sin theta is sin of 150, sin of 150 कितना हो जाएगा, 4 into 20 into sin 150 कितना होगा, जल्दी से बताओ। हाफ। 150 is half, माइनस हाफ या प्लस हाफ, ऑब्वियसली प्लस हाफ ना। तो ये हो गया बच्चों 40, तो 40 ये प्लस के कैप हो गया, दिस इज न्यूटन सेंटीमीटर, ठीक है, न्यूटन सेंटीमीटर में सब हम निकाल लें। सब ये कितना था मेरा 40 के, ये भी मेरा न्यूटन सेंटीमीटर। तो देखो एक्चुअली अगर आप देखो ये वाला फोर्स और ये वाला टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, देख रहे हैं, टाउ 1 एंड टाउ 2 दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। जब आप सम करोगे तो टाउ 1 और टाउ 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे कि नहीं, ये -40 के है, ये यस प्लस सर। 40 के है, ठीक है। अच्छा अब देखो टाउ 3 की वजह से टॉर्क 0 लगेगा, यस सर। टाउ 3 0, क्यों 0 है, कौन बताएगा मुझे?
सर वो 0 डिग्री बना रहे हैं ना सीधा जब बेस पे जा रहे हैं। क्योंकि ये जो मेरा, ये अगर मान लो मेरा रेडियस है विच इज रेडियस ऑफ रोटेशन, तो फोर्स देखो ऐसे लग रहा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? या एक्चुअली एंगल यहाँ पे 180 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री होगा एंगल यहाँ पर। देखो रेडियस मेरा ऐसा है, ठीक है, और फोर्स मेरा ऐसा लग रहा है, रेडियस ऐसा फोर्स ऐसा, तो ओ से रेडियस का डायरेक्शन ये हो गया, फोर्स का डायरेक्शन ऐसा हो गया, तो इसकी वजह से तो टाउ 3 0 ही होगा ना। करेक्ट। अब टाउ 4 देखते हैं। तो बेसिकली देखो टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, अगर इन तीनों का आप सम करोगे तो टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 ये जो है सब 0 आ रहा है। टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 इन सबका सम करोगे तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे 15 न्यूटन वाले फोर्स की वजह से देखते हैं, चलो। तो ये हो गया मेरा 15 न्यूटन ना, और 37 डिग्रीज। ठीक है, 37 डिग्री हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर अभी, यहाँ पर जो रेडियस होगा, रेडियस वेक्टर जो होगा यहाँ पे, इट इज दिस, और फोर्स वेक्टर अभी ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क कितना होगा, कितना लगेगा? व्हाट इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ? कोई बताएगा व्हाट इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ? जल्दी से बताओ, यहाँ पे आर और एफ के बीच में एंगल कितना है? व्हाट डू यू थिंक इज एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर? मैं क्यों इसको एकदम डिटेल में ले रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आपको केसेस आगे मिलेंगे बच्चों, तो आप यू डोंट गेट कंफ्यूज, ऐसे कई केसेस मिलेंगे आपको। तो एंगल निकालने में, एटलीस्ट बेसिक चीज निकालने में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो फोर्स मेरा ऐसा लग रहा है, ठीक है, और इस वेक्टर को अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर ऐसा, ये दिस इज मेरा रेडियस वेक्टर। सर 143 आएगा क्या? 143, यस सर क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट जा रहे हैं। यस यस। तो बेसिकली आप क्या करो, इस आर को ना यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर दो, ठीक। तो दिस एंगल थीटा बिकम्स एक्चुअली आवर एंगल ऑफ एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो सॉरी, नो नॉट दिस, दिस ये तो थीटा होगा ना, थीटा ये 37 डिग्री हो गया, तो पाई माइनस 37, मतलब 180 माइनस 37 कर दो। कितना 180 माइनस 37? इसको 180 माइनस 37 ही लिखते हैं, चलो मैं बताऊंगा क्यों मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो अब अगेन आर क्रॉस एफ करो, ये अंदर की साइड आ रहा है कि बाहर की साइड आ रहा है आर क्रॉस एफ? यहाँ पे कैसे आ रहा है आर क्रॉस एफ, अंदर की साइड या बाहर की साइड? बाहर की साइड। बाहर की साइड आ रहा है, तो यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा होगा वो आउटसाइड द प्लेन लग रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, दैट इज प्लस के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क देख लो, क्रॉस एफ, आर कितना हो गया मेरा यहाँ पे, कितना हो गया आर कितना दिया है यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। फोर्स कितना दिया हुआ है यहाँ पर, कितना है फोर्स, कितना था फोर्स? 15 न्यूटन्स। व्हाट इज एंगल? एंगल इज साइन ऑफ 180 माइनस 30, तो 180 माइनस 37 साइन 37 हो जाएगा ना। 15 6 9, 90, 90 करेक्ट ना? या न्यूटन इंटू सेंटीमीटर इंटू 180 माइनस 37, साइन ऑफ 37 इज 0.60। ठीक है, कितना हुआ? 54 ना, 5.4 4 कितना होगा? 54 एक्चुअली, 54 न्यूटन सेंटीमीटर। ठीक है, 54 न्यूटन सेंटीमीटर।
इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 0.54 न्यूटन मीटर। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन डायरेक्टेड प्लस के। समझी बात कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं आई? सर जूम आउट करो ना। हाँ जूम आउट करता हूँ। सर ये 0.6 कहाँ से आया सर? 0.6 कहाँ से आया? ये साइन 180 माइनस 37 की वैल्यू है। ओके सर। साइन 37 कितना ये मालूम है ना? 3 4 5 वाला ट्रायंगल हो जाता है ये। 3 4 5 तो दिस इज एक्चुअली योर 37, दिस इज योर। तो साइन 37 कितना हो गया? साइन 37 हो गया 3/5 ना 6। ओके सर। चलो लिख लो जल्दी से, कुछ डाउट है तो पूछ लो। जस्ट लाइक वी हैव इक्विलिब्रियम इन फोर्सेस, उसी तरह मेरे पास होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। व्हाट डू वी मीन बाय रोटेशनल इक्विलिब्रियम? रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जैसे अगर मान लो मेरे पास एक बॉडी है, इसमें ये फोर्स लग रहा है F1, ये फोर्स लग रहा है F2, ये फोर्स लग रहा है F3, ये फोर्स लग रहा है F4, करेक्ट? तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, sum of all these forces are 0। तो हम क्या बोलते हैं इसको? दिस इज बेसिकली रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का केस है। सॉरी आप बोल सकते हो इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बट यहाँ पर सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं आपको, तो उसका आप जस्ट इक्विलिब्रियम बोलते हो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जस्ट लाइक यहाँ पे सब सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 है, वैसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में सम ऑफ ऑल टॉर्क्स ये 0 हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कोई बॉडी अगर इस इक्विलिब्रियम में है, इस टाइप के इक्विलिब्रियम में, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी, क्योंकि घूम तो रही नहीं है वो बॉडी ना, करेक्ट? तो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है और जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो यहाँ पे बच्चों, सी दिस, ठीक है? एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यूनिफॉर्म लैडर ऑफ मास 10 kg, ठीक है? ठीक, तो यहाँ पर बोल रहा है यूनिफॉर्म लैडर ऑफ मास 10 kg लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल 53। तो जब भी कोई चीज एक दूसरे को प्रेस करती है तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है, और स्ट्रिंग विस्ट्रिंग है तो टेंशन और फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा, विच विल ट्राई टू प्रिवेंट द मोशन, करेक्ट? तो यहाँ पर देखो कौन, तो अब इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे, एक नॉर्मल, दो नॉर्मल क्यों बनाए हैं? क्योंकि दो पॉइंट्स को टच कर रही है। जनरली जो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे अभी तक जो हम, अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम की एक्सरसाइज करी है तो जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो आप ऐसे बनाते हो ना कि ये mg हो गया, यहाँ पे नॉर्थ, तो आप ये सब जो फोर्सेस लगाते हो कहाँ पे लगाते हो? ये वाला जो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास होता है एक्चुअली, पर बट बिकॉज यहाँ पर हम इसको बेसिकली पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके फिर इसमें हम फोर्सेस लगाते हैं। बट अब देखो, अभी अगर कोई कोई चीज अगर ऐसी है, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा 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 रखा है अपने फ्लोर पर, तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ पे आप चाहो तो एक सिंगल नॉर्मल रिएक्शन भी दिखा सकते हो, पर अगर आपको और डिटेल में देखना है तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा हो, क्योंकि जितने जितने पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं फ्लोर के साथ, उतने उतने पॉइंट्स पे नॉर्मल रिएक्शन हमें दिखाना पड़ेगा फिर। तो अगर हम इसको एज अ रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 नॉर्मल रिएक्शन दिखाने पड़ेंगे, N1 N2 N3। फाइनली ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो सम होगा, और यहाँ पर अगर मैं mg दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं mg दिखा देता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है mg विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3। और फिर हम बोल सकते हैं कि भाई ये, इसको हम 3 ना दिखा के हम एक ही दिखा देंगे n, करेक्ट? तो ये सब जो हम दिखाते थे, ये सब हम तब कर सकते हैं जब हम इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, हम अज्यूम करें सारा का सारा मास इसका सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है? बट रिजिड बॉडीज मैकेनिक्स में हम इस तरह का सिनेरियो नहीं करते हैं, डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। वहां पे जितने पॉइंट्स है उतने पॉइंट्स पर आपको नॉर्मल दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तब देखो यहाँ पे
एक नॉर्मल ऐसा लग रहा है, एक नॉर्मल ऐसा लग रहा है यहाँ पर ना, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स को टच कर रही है। इसका वेट होगा कुछ, वेट इज एक्चुअली इक्वल टू mg, ठीक है। और अब देखो ये वाई फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग ओवर हियर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ये लैडर को तुमने ऐसे रखा है तो लैडर का टेंडेंसी क्या होगा, कैसा ये मूव करने की कोशिश करेगा, लैडर का ये जो पॉइंट है ऐसा मूव करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अब देखो ये रोटेट कर रही है ये लैडर, क्या ये लैडर रोटेट कर रही है, रोटेट नहीं कर रही, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा और ये इक्विलिब्रियम में भी होगा, करेक्ट। ये लैडर जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा और ये लैडर जो है वो इक्विलिब्रियम में भी होगा। इक्विलिब्रियम में क्यों होगा, क्योंकि सारे फोर्स मूव नहीं कर रहे ना कहीं पे भी, ये एज इट इज ऐसा रखा हुआ है, तो ये इक्विलिब्रियम में भी होगा और हम बोल सकते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा, दोनों इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको इसके इक्वेशन बनाते हैं। तो बच्चों समझ में आया, तो जब मैं बोलूंगा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स दिस शुड बी जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई, ये तो मेरा नॉर्मल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है ना, सम ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन एफ जेड ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पर देखो एफ एक्स की कंडीशन क्या होगी, एन इज इक्वल टू एफ, एन वन इज इक्वल टू एफ, देखो एन वन जो है वो एफ के बराबर है, ठीक है। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो में क्या बोल देंगे हम, वेट डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है ये 10g है ना, 10 कीजिए ना, स्पीड 10g, 10g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर हम बोलेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू n2, ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू n2, तो डब्ल्यू कितना हो गया यहाँ पे 10g इज इक्वल टू बराबर, तो n2 तो देखो मेरा यहाँ पे सीधा सीधा आ गया, तो 980 न्यूटन हो जाएगा n2 की वैल्यू, करेक्ट, सॉरी 98, 9.8 into 10 which is 98 न्यूटन इज, देखो n2 आ गया, लेकिन अभी मेरा n1 नहीं आया, n1 नहीं आया मेरा, तो n1 निकालने के हम क्या करेंगे बच्चों, व्हाट वी विल डू इज विल अज्यूम कि जो ये जो पूरी लैडर है ना इस पॉइंट के अबाउट, अभी जब भी हम टॉर्क निकालते हैं तो हमें कोई पॉइंट ऑफ रोटेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, जब जब भी तुम टॉर्क निकालोगे यू हैव टू सेलेक्ट सम पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ रोटेशन हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसको सेलेक्ट कर लो, इस पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट ऑफ रोटेशन सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा बिफोर आई तुम बोलोगे सर आपने यही पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पे कोई भी, आप चाहो इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लो, आप इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लो, आप इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। लेकिन हमारा कैलकुलेशन देखो किस पॉइंट से सिंपल हो रहा है, करेक्ट, आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन आपका कैलकुलेशन किस पॉइंट से सिंपल हो रहा है ये आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो, तो अगर मैं इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अगर मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आई जस्ट टेल यू, बट पहले हम इस पॉइंट के अबाउट इक्वेशन बना लेते हैं अपनी, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट के अबाउट मतलब टॉर्क अबाउट बी, सम ऑफ ऑल द फोर, ये जो टॉर्क लग रहा है ये तो जीरो ही होना चाहिए ना, टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, इनफैक्ट टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो ही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा बच्चों कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर हम इसको को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे n1 इंटू बी का, ओके ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ ये कितना हो गया, रेडियस मेरा ये हो गया ना, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये आर हो गया, ठीक है, ये मेरा रेट, तो ये हो गया मेरा 37, ये भी हो गया 37 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो ये 37 डिग्रीज
37 डिग्री, आर, ये आर हो गया ना, आर का वैल्यू दिया हुआ है हमें, आर का वैल्यू दिया हुआ है क्या? ठीक है, तो बताओ जल्दी से आर का वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं दिया, ठीक है, चलो हम अज्यूम, जो वैल्यू नहीं दिया वो आप अज्यूम कर लो। ठीक है, अब देखो n1 और r के बीच में एंगल कितना हो गया, तो ये r हो गया मेरा, और n1 हम चाहो तो यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, मैंने आपको बताया जैसे। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 37, 37, तो दिस इज 180 माइनस 37। ठीक है, 180 माइनस 37। चलिए, तो अब हम देखते हैं टॉर्क। सो दिस टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस n1 इस पॉइंट के, ठीक है, इसकी वजह से टाउ 1 है एक mg वाला फोर्स पे। ठीक है तो बताओ कितना होगा ये, r कितना है, r को r ही रहने दो, n1 लिख दो इसको, इंटू साइन ऑफ 180 माइनस 37 विच इज r इंटू n1 इंटू साइन ऑफ 37। ठीक है, साइन 37 अभी हमने देखा था कैसे निकालना है, समझी बात? तो इस वाले फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा था टाउ 1, दैट इज दिस। और देखो यहाँ पे r क्रॉस n करो जरा, यहाँ पे r क्रॉस n करोगे तो ये प्लस के ऐसा आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर टाउ 2 टॉर्क 2 ये लगा के देखते हैं इस वेट की वजह से। तो वेट की वजह से देखो जरा, ये लग गया मेरा mg, करेक्ट, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 37 है ना, ये 37 है, तो ये हो जाएगा 53, और ये हो जाएगा मेरा r, ये r/2 हो जाएगा एक्चुअली। देखो जरा, ऑब्वियसली वेट तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा ना, तो ये r/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो r/2 और mg, व्हाट इज एंगल बिटवीन बोथ ऑफ दिस क्वांटिटीज, थ्री 53, ये हो गया 180 माइनस 53, 180 माइनस 53। ठीक, आर, तो यहाँ पे टॉर्क जो है टाउ 2 जो है, दिस इज हाउ मच, mg, और देखो यहाँ पे r क्रॉस mg देखो माइनस के की तरफ आ रहा है, इसको जब आप देखोगे तो ये माइनस के की तरफ आएगा। ठीक है, mg इंटू r/2 इंटू साइन ऑफ 53, साइन ऑफ 180 माइनस 53 लिखना चाहिए तो आपको, और ये माइनस के r क्रॉस mg करके देखो, माइनस के की तरफ आ रहा है, तो टाउ 2 कितना आ गया मेरा, mg तो m10 है यहाँ पे, दिस इज 10g r/2 साइन 53। ठीक है, ठीक बच्चों, ओके, तो ये हो गया माइनस के, तो एंड टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2, टाउ 1 जो है टाउ 2 के बराबर होगा, तभी तो हम बोलेंगे ना रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ही है। देखो इस पॉइंट के अबाउट अगर मैंने ये पॉइंट ऑफ रोटेशन ले लिया, तो ऑब्वियस बात है फिर हमें आर और एफ को नहीं लगाना, क्योंकि ये इस पॉइंट के अबाउट ही हम अब हम टॉर्क फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क और इसका टॉर्क तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये भी एक एडवांटेज है इस पॉइंट को लेने का, और कोई पॉइंट तुम लोगे तो यहाँ पे फिर आपको इसका टॉर्क भी लगाना पड़ेगा, इसका टॉर्क भी लगाना पड़ेगा, थिंग्स विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो एटलीस्ट हमने अगर इस पॉइंट के अबाउट लिया, तो क्या हुआ, इस वाले का टॉर्क और इस वाले का टॉर्क, फ्रिक्शन का जो टॉर्क वो 0 हो गया। ठीक है, तो ऐसा आपको इंटेलिजेंटली हैव टू सेलेक्ट अ पॉइंट। ठीक है ना बच्चों, ठीक है कि नहीं? चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, टाउ 1 और टाउ 2 को इक्वल कर देंगे। क्यों इक्वल है? इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट जो इसका जो रोटेशन हो रहा था, देखो इस पॉइंट के अबाउट इसका रोटेशन ऐसे हो रहा था,
और इसका रोटेशन कैसे हो रहा था, इसका रोटेशन भी ऐसे हो रहा था, मतलब दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। See, इसका रोटेशन जो है वो इसको ऐसे करेगा ये, और इसको ये रोटेशन ऐसे करेगा। तो कोई स्टिक है, इसको आप ऐसे रोटेट करो और ऐसे रोटेट करो, दोनों रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, ये रोटेशन और ये रोटेशन, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, रोटेशन एक दूसरे को। ठीक है, समझी बात कि नहीं बच्चों? ओके, तो टाउ 1 शुड बी इक्वल तो टू आपने टाउ 2। कौन से पॉइंट से टॉर्क लिया था? इस पॉइंट के अबाउट मैंने टॉर्क लिया, ठीक है। अच्छा, N1 और N2 के उधर। Yes. ओके, ठीक है। देखो इस पॉइंट को लेने का एडवांटेज क्या है, आप इस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट अगर आप लेते हो तो क्या होगा, मतलब आप इस पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हो टॉर्क, आपका रिजल्ट सेम आने वाला है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर फिर आपको 3 फोर्सेस के टॉर्क निकालने पड़ जाएंगे, और फ्रिक्शन आपको मालूम नहीं है कितना है, फ्रिक्शन इज एन अननोन थिंग, ठीक है। तो फिर आप साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाओ एंड ऑल, तो इट विल बी लिटिल लेंथी प्रोसेस, करेक्ट। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये वाला पॉइंट कोई और पॉइंट ले लेते तो अभी फिर इसके टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, टॉर्क अबाउट, तो इस 4 फोर्सेस आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या, हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लें, तो मेरा टॉर्क अबाउट ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट कभी भी जो फोर्स लगेगा वो तो हमेशा 0 ही रहेगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो कहाँ थे, या ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो टाउ 1 टाउ 2 इक्वल होने चाहिए, तो टाउ 1 टाउ 2 को जल्दी से इक्वल कर दीजिए। r n1 sin 37 should be equal to 10 g r by 2 sin 53। तो एनीवेज r r देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो n1 कितना हुआ बच्चों, n1 हो गया 5g इंटू साइन 53 अपॉन साइन 37, ठीक है। 37 53 3 4 5, तो 5g इंटू साइन 53 कितना हो गया, साइन 53 हो गया 3/5, सॉरी 4/5, दिस विल बी साइन 53 विल बी 4/5, साइन 37 विल बी 3/5, ठीक है। तो कितना हुआ 5 इंटू 4 5g इंटू 4/3 न्यूटन्स। So when you solve it, finally you get 20 by, this is 20 by 3g, ठीक है, 20 by 3 by 3 2g, ठीक है ना। तो दिस इज 20 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 3, कितना ऑलमोस्ट 65.33 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 65.33 न्यूटन्स। और जो तुम्हारा फोर्स होगा, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स है, अभी N1 शुड बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, देखो यहाँ पे, तो वो भी आप यहाँ पे ऐसे इक्वेट कर सकते हो। तो N1 इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, ये भी आप यहाँ पे ऐसे इक्वेट कर सकते हो। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक अभी हमें यहाँ पे एंड करना चाहिए अपना सेशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टॉर्क। कल हम देखेंगे व्हाट आर सम एप्लीकेशंस ऑफ दिस टॉर्क, हम इसको कहाँ कैसे कैसे अप्लाई करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो कल का अपना सेशन वैसा रहने वाला है, और अगर टाइम रहा तो विल आल्सो सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो प्लीज इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर अभी आपके नोट्स शेयर कर दूंगा, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करके डाल दूंगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करना, ओके, या जस्ट, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन डाल दूंगा यहाँ पे। चलिए बच्चों, सो थैंक यू सो मच, विल एंड दिस सेशन। ओके सर।